अपने YouTube चैनल राइसर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे बच्चों। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज स्पेशली आप लोगों के लिए 10th के बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ बेटे, जिसमें मैं आपको आज स्टडी कराने वाला हूँ विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो स्पेशली प्रस्तुत है बेटे आप सभी के लिए। और इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले विद्युत के अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बेटे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को नॉलेज होगा, अनुभव होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे बेटे कि आवेश होता क्या है, आवेश कैसे बनता है। तो आपको ज्ञात होगा कि परमाणु के 3 भाग होते हैं बेटे। परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, धन आवेशित कण प्रोटॉन होते हैं और अनावेशित कण न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु के केंद्र पर, जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक में उपस्थित रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या चालकों में पाई जाती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित कण हो जाते हैं और धन आवेशित कण प्रोटॉन होते हैं। तो सामान्यतः किसी भी परमाणु में ऋण आवेशित कणों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धन आवेशित कणों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या सदैव बराबर होती है। विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, आवेशित कण होते हैं। और आवेशित कण हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऋण आवेश होता है। और इसमें आवेश की कितनी मात्रा होती है ये भी हमें ज्ञात होना आवश्यक है बेटा। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है इसलिए हम इसमें माइनस का प्रयोग करेंगे। प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ धन आवेश होगा यानी कि +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम किसी धातु का संपर्क या चालक का संपर्क बाहरी विद्युत क्षेत्र से करते हैं, विभवांतर से करते हैं, तो आवेशित कण उस चालक के अंदर प्रवाहित होने लगते हैं और इसी से निर्माण होता है विद्युत धारा का। तो क्या परिभाषा होती विद्युत धारा की, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज दैट बेटे यह एक चालक है, इस चालक का संबंध हम बैटरी की सहायता से कर देते हैं। बैटरी के 2 सिरे, धन सिरा और ऋण सिरा। जब हम बैटरी की सहायता से बाहरी विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो यहाँ बेटा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। विभव और विभवांतर के बारे में अभी थोड़ी देर से अपन बात करेंगे। एक सिरा उच्च विभव पर हो जाता है और दूसरा सिरा निम्न विभव पर हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है बेटा, ऋण आवेश होता है। जैसे ही हम कुंजी को चालू करते हैं, प्लग को ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिनमें ऋण आवेश होता है वे उच्च सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, अर्थात आवेश का प्रवाह होने लगता है। किसके द्वारा होने लगता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश का प्रवाह होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और ये धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे, जिससे इस चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है बेटा, तो इसके लिए परिपाटी है। विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की तरफ होती है अथवा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन चूंकि धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे, अर्थात इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके विपरीत अगर हम चलेंगे तो वही विद्युत धारा की दिशा होती है। साधारण शब्दों में कहें तो विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होती है अथवा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। विद्युत धारा की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको हम गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं बेटे। कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में, कि
माना t सेकंड में प्रवाहित आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, ये भी हम शामिल कर लें तो और अच्छा रहता है। सामान्य परिभाषा में हम इसको छोड़ सकते हैं कि माना t सेकंड में प्रवाहित आवेश, माना t है बेटा q, t सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, q आवेश प्रवाहित हुआ। तो प्रति सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश अर्थात q, और ये बेटा t डिवाइड में चला जाएगा तो q बाई t होता है। इसी को कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं विद्युत धारा, और इसको लिखा जाता है I से, तो I बराबर हो जाएगा सूत्र Q बटे T हो जाएगा। इसी सूत्र से हम Q का भी सूत्र बना सकते हैं, Q बराबर T में गुणा कर देंगे तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा। अब इसमें विद्युत धारा कौन सी राशि है बेटा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, और समय तो अदिश राशि होती है, ये आपको पता होगा, ज्ञात होगा आप लोगों को। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापन करते हैं, इसका जो SI मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है, और इसके जो छोटे मात्रक होते हैं विद्युत धारा के, छोटे मात्रक होते हैं बेटा, एक होता है मिली एम्पियर और एक उससे भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ये आपको रिक्त स्थान में काम आ सकता है। एक मिली एम्पियर कितना होता है, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है, और एक माइक्रो एम्पियर जो इससे भी और ज्यादा छोटी राशि है, इसका मान होता है 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो SI पद्धति में इसका बड़ा मात्रक क्या है, एम्पियर है, और छोटे मात्रक मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। दो अन्य छोटे मात्रक आपको समझ में आ चुके होंगे विद्युत धारा के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा विभव और विभवांतर के बारे में। बच्चों हम बात करते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। माना कि किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। जैसे ही हम किसी बिंदु पर आवेश की कल्पना करते हैं तो आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे ही आवेशित कण को रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेशित कण के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है, उसको कहते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंतिम बिंदु को कहा जाता है अनंत। तो अनंत की हम कल्पना करते हैं, यह एक बिंदु है अनंत पर, और यहां हम एक और आवेश की कल्पना करते हैं जिसे कहते हैं, लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। दिस इज अ टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव Q0, इसको Q0 कहते हैं या फिर Q0 भी कह सकते हैं। चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यदि इस धन आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाना चाहते हैं, किसी बिंदु तक लाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, बिकॉज दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। Two similar charges are repelled to each other, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इस प्लस Q चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, if we want to bring positive Q0 charge from infinity to any point, किसी भी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कितना कार्य करना पड़ा, प्लस Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, सपोज करते हैं बेटा वो बिंदु, मान लीजिए कि बिंदु सपोज करते हैं A है, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया, सपोज करते हैं W कार्य होता है, इतना कार्य करना पड़ा। प्लस Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में, तो कितना कार्य किया गया, माना कि W कार्य किया गया। अब इस शब्द के स्थान पर हम बात करते हैं एकांक धन आवेश को पॉजिटिव यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। अर्थात एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, जिसे हमने A कहा है,
लाने में किया गया कार्य। तो बेटा यहाँ जो Q0 है, Q0 ये इसके डिवाइड में आएगा तो इससे एकांक की गणना हो जाती है। इतना कार्य करना पड़ेगा एकांक आवेश को लाने में, और जितना कार्य हमने किया है एकांक धनावेश को लाने में, उसी कार्य को उस बिंदु का कहते हैं विभव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो V बराबर फार्मूला बन जाएगा W/Q0। ये फार्मूला बन जाएगा बेटा विभव का। विभव के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि किसी आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो माना कि ऐसा करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल के कारण यह धन आवेश दूर जाने का प्रयास करेगा, जबकि हम उसे पास में लाना चाहते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया है, तो माना कि कितना कार्य किया बेटे, W कार्य किया। एकांक को लाने में करेंगे W/Q0, और इसी कार्य को कहते हैं उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि विभवांतर क्या है। तो इसके लिए बेटा हमें दो बिंदु लेना पड़ेंगे। माना कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु है, फिर से ए की बात करते हैं, और एक बिंदु फिर से बात करते हैं बी की। अब हम परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु पर रखेंगे, माना कि वह बिंदु है बी, प्लस Q0 को कल्पना की हमने कि कहां पर है बेटे, बिंदु बी पर है। अब इसको बी से ए तक लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा? क्या बी से ए तक लाने में कार्य करना पड़ेगा? तो चूंकि ये दो बिंदु हैं जो कि दोनों ही विद्युत क्षेत्र में है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ विभव में मैंने बात की थी अनंत से किसी बिंदु तक, जबकि विभवांतर में हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो सपोज करो कि प्लस Q आवेश को अनंत की जगह बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत की जगह हो जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का कहलाता है विभवांतर। एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा VA माइनस VB से, और फार्मूला सिमिलर आएगा W/Q0। तो ये फार्मूला बेटा विभवांतर का है। इसके पहले मैंने बात की थी विभव की। दोनों के सूत्र में समान राशि प्राप्त हुई है, और वो समान राशि क्या है, W/Q0 है। अब इसी के आधार पर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे, विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या होना चाहिए। मात्रक के लिए बेसिक फार्मूला V = W/Q0, the unit of potential by the formula V = W/Q0, and the unit of W is joule। कार्य का मात्रक होता है जूल, और चार्ज आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। जूल पर कूलाम हिंदी में भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और इसको बेटा कहते हैं वोल्ट। अर्थात विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या है, SI मात्रक इसका वोल्ट है। और जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आप पढ़ोगे बेटा एक पद्धति और होती है जिसे कहते हैं CGS पद्धति, उसमें इसका मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट वोल्ट, हिंदी में स्टेट वोल्ट कहते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने अभी विद्युत धारा के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया, और अभी इस टॉपिक में अपन बात कर रहे हैं विभव और विभवांतर की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं बेटा ओम के नियम की। बच्चों हम बात करते हैं ओम के नियम की। जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने 1827 में अपने प्रयोगों से ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया वो बताने वाला हूं मैं आपको। उसके पहले दो शब्दों पर हम बात कर चुके हैं, एक तो विद्युत धारा की और एक विभवांतर की। तो इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में अपने प्रयोगों के द्वारा एक संबंध स्थापित किया जिसे कहते हैं ओम का नियम। और वह संबंध इन दोनों के आपस में संबंधों की बात करता है, धारा की और विभवांतर की बात करता है। तो क्या है नियम स्पष्ट करता हूं मैं, सुनिएगा आप लोग। माना कि यह एक चालक है,
इस चालक के सिरों पर बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित कर देते हैं। और चालक के अंदर हम जानते हैं कि क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे चालक के धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे विद्युत धारा बनती है। तो जॉर्ज साइमन ने क्या देखा कि जैसे जैसे विभवांतर का मान अधिक करते जाते हैं, विभवांतर के मान में वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में भी वृद्धि होती है। जब एक राशि के मान में वृद्धि हो और दूसरी राशि के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो बेटा, तो इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर दो भौतिक राशि है, एक विभवांतर है और एक दूसरी राशि है विद्युत धारा, अर्थात किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे विभवांतर के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे धारा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका व्युत्क्रम भी सत्य है कि अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों का विभवांतर भी उतना ही अधिक होता है। दोनों को हम कर सकते, दोनों के हिसाब से परिभाषा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे विभवांतर में वृद्धि करेंगे धारा के मान में वृद्धि होगी। अब सपोज करें किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि उसके सिरे, दोनों जो सिरे हैं उनका विभवांतर कितना होगा, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही अधिक उसके सिरों का विभवांतर होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते। सरल शब्दों में एक बार और सुने, बट एक शर्त को शामिल करके, ओम के नियम की एक शर्त का पालन करते हुए मैं इस नियम को पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं आपके लिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, इफ there is no change in the physical condition of the conductor, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। If there is no change in the physical condition of the conductor, then current is directly proportional to the applied potential difference। हिंदी में सुनिएगा एक बार कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाएंगे धारा के मान में वृद्धि होगी। अब इसको हटा देंगे बेटे तो एक नियतांक आता है और वह नियतांक कहलाता है चालक का प्रतिरोध। R क्या है, एक नियतांक है जिसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी, प्रतिरोध के बराबर क्या होगा, V बटे I हो जाएगा। प्रतिरोध को रिप्रेजेंट किया है हमने R से, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I, अर्थात किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि होती है और उसी नियतांक को ही कहते हैं चालक का प्रतिरोध और इसका SI मात्रक होता है बेटा ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इनकी याद में इसका मात्रक क्या रखा गया है, ओम रखा गया है। ओके, व्हाट इज ओम? ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध की क्या परिभाषा बनती है, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित करते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो बेटा उनकी टक्कर धन आयनों से होती है। इलेक्ट्रॉन की टक्कर जब धन आयनों से होती है तो ये धन आयन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, अर्थात धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑब्स्टेकल offered by conductor is called resistance and its unit is ohm and it is the symbol। ओम का सिंबल ये है, इस तरह से आप सिंबल बना सकते हैं बेटे। और हम इसे ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात एक ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक अक्ष पर हम धारा ले लें I और एक अक्ष पर हम ले लें विभवांतर। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती का मतलब है
जब एक राशि के मान में वृद्धि होगी तो उसी अनुपात में दूसरी राशि के मान में भी वृद्धि होगी, अर्थात बेटा एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि ओम के नियम का ठीक से पालन नहीं हो तो यही सरल रेखा इस प्रकार से विचलित हो जाती है, अगर ओम के नियम का पालन नहीं हो। ओम के नियम का पालन कब नहीं होता है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यदि चालक गर्म हो जाए, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, तो फिर चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सामान्यतः चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। उस कंडीशंस में ये इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अब हम बेटे नए टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे थे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है प्रतिरोध। जब हम किसी चालक के सरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन धनसरी की ओर आकर्षित होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली रुकावट को ही कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब आप लोग बड़ी कक्षा में जाएंगे, कक्षा 12वीं में जाएंगे बेटा, तो आपके सामने एक सूत्र आएगा। ये सूत्र मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो हमारी एक समस्या सॉल्व हो जाएगी कि प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। ये सूत्र आपके कोर्स से बाहर है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ये सूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और इस सूत्र से हमें बेटे पता चल जाता है कि प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल लिखा है। एल का मतलब है चालक की लंबाई। दो नियत राशि है। एम का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चूंकि यह राशि नियत राशि होती है, इसके मान में हम कोई वृद्धि नहीं कर सकते, ना कोई कमी कर सकते हैं। तो जिन राशियों में परिवर्तन हो सकता है उन राशियों पर मैंने सर्कल लगा दिया है, गोला लगा दिया। तो यहाँ से 4 राशियां निकल के आती हैं और पहली राशि निकल के आती है लंबाई, अर्थात प्रतिरोध सबसे पहले निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे निर्भर करता है? ऐसे R is proportional to L। R अनुक्रमानुपाती है लंबाई की। अर्थात क्या है कहने का मतलब कि एक चालक है जिसकी लंबाई में वृद्धि करने पर क्या होगा, जैसे जैसे लंबाई में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। If we increase the length of the conductor, then resistance also increases। जब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। अर्थात चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम चालक की लंबाई में वृद्धि करेंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। दूसरा कारक आप ए को ले लें। व्हाट इज ए? ये कहलाता है बेटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मीन्स थिकनेस समझ लें। सरल शब्दों में समझ लें चालक की मोटाई। जैसे एक चालक है, ये इतना मोटा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद कहाँ पर होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको। ये जो आप देख रहे हैं, और आप इसको मेरे पेन में देख सकते हैं, ये जो व्हाइट सर्कल आपको दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यदि हम ए के मान में वृद्धि करते हैं, चूंकि ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अगर ए के मान में वृद्धि करते हैं तो आर का मान कम हो जाएगा। आर का मान यदि ए का मान अधिक करते हैं, हम अधिक करते हैं इसका मान, तो आर का मान कम हो जाएगा। इसका उल्टा सोचो, अगर ए का मान हम कम करते हैं तो आर का मान बेटा अधिक हो जाएगा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक चित्र आप देख सकते हैं, एक और देखें दूसरा। 2 तार है, एक पतला तार है, एक मोटा तार है। किस तार का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, इस पर अपन बात करते हैं। और एक और बिल्कुल पतला तार मैंने रख दिया। 3 तार आपके सामने रखे हैं। इन तीनों ही तारों की लंबाई समान है। लंबाई की हम बात नहीं करेंगे, लंबाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब माना कि समान लंबाई के 3 तार हैं, इसमें से हम देख सकते हैं नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 के लिए ए का मान सबसे ज्यादा है, नंबर 1 के लिए ए का मान अधिक है। तो जब ए का मान अधिक होगा प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में सुनिएगा आप लोग। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि ए का मान अधिक होने से आर का मान कम होगा। नंबर 3 को देखें, यहाँ बेटा ए का मान कम है और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकंड अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरा कारक हम लेते हैं एन से। व्हाट इज एन कहलाती है बेटा?
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसी को हम सरल शब्दों में कहते हैं तो चालकीय प्रकृति। पहला कारक हमने क्या पढ़ा, लेंथ यानी कि लंबाई। सेकंड अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थर्ड के बारे में अपन बात कर रहे हैं चालकीय प्रकृति, अर्थात इसमें छुपा हुआ है बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट कि आपके सामने 3 कंडक्टर हैं, तीनों ही देखने में एक जैसे हैं, लंबाई में और अनुप्रस्थ परिच्छेद में तीनों एक जैसे हैं, बट तीनों की प्रकृति अलग अलग है। एक चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, नंबर 1, दूसरे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है विथ रिस्पेक्ट टू 1, और तीसरे में और कम है, ये तीसरा है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, और संबंध क्या निकल के आता है, संबंध निकल के आता है R व्युत्क्रमानुपाती n, अर्थात संख्या ज्यादा होने पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम होगा, अर्थात जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और उस चालक में धारा उतनी अधिक प्रवाहित होगी। सो दैट जो नंबर 1 डायग्राम में बेटे इसमें हम देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, अर्थात इसका प्रतिरोध कम होगा। और आप जानते हैं कि सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है विद्युत का, चांदी होता है। तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है और चालकता इसकी सबसे अधिक होती है। अब तीसरा कारक हमने पढ़ लिया, चौथा कारक पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर ये सिंबल है, इसको टाउ बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है श्रांति काल। श्रांति काल है ये, और यह स्वयं निर्भर करता है किस पर, एक अन्य राशि पर, ताप पर। श्रांति काल का मतलब बेटा जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं चालक के अंदर तो उनकी धन आयनों से टक्कर होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से टक्कर होती है तो टक्कर के दौरान वो क्षणिक रूप से आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। उस आराम करने के समय को ही कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आराम करने का समय है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। अब अगर ताप में वृद्धि करते हैं, सपोज करो कि बेटे ताप में वृद्धि करती, ये एरो कह रहा है ताप में वृद्धि करती, तो आराम करने का समय कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम होगा, और श्रांति काल जब कम होगा बेटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब इन दोनों को साथ में देखें, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट कारक क्या है, यदि चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी, उल्टा पढ़ते हैं यदि ताप को कम करते हैं तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। और ऐसे चालक प्राप्त हुए हैं वैज्ञानिकों को कि अगर ताप का एक विशेष मान प्राप्त किया 0 केल्विन, जिस पर चालकता बढ़कर अनंत हो जाती है, इस घटना को कहते हैं अति चालकता, जो कि आप बड़ी क्लासों में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे बेटे तो आप उस समय स्टडी करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, यदि आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 1, R अनुक्रमानुपाती L, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात 1/A आपको लेना है, कहां से बना, ऊपर से ले लें, 1 नीचे से A लेना है, अर्थात चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा कारक है इसमें, तीसरा कारक लिया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लिया था, अर्थात चालक की प्रकृति, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। और चौथा और इंपॉर्टेंट कारक है बेटा ताप। यहाँ अपन सीधे ताप लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और अगर घटाएंगे तो घटेगा। इस प्रकार से मैंने आपको अभी अपने शब्दों में स्पष्ट किया कि प्रतिरोध कौन से कारकों पर निर्भर करता है। और अब हम बेटे न्यू टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों को बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब एक से अधिक को जोड़ देना। अगर प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। संयोजन हम क्यों करते हैं, कभी कभी हमें अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, कभी कभी कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, अर्थात जो हमारी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए ही संयोजन किया जाता है। और आवश्यकता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसी आधार पर संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। एक एक करके मैं आपको दोनों स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का बेटा ये संकेत होता है, ये प्रतिरोध का संकेत है, तो यह एक प्रतिरोध है, माना कि यह बेटा R1 है। ओके, अब इसके साथ हम
एक अन्य प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध हो गया जिसे हमने लिखा काय से R2 से। इसी प्रकार से तीसरा प्रतिरोध है जिसे हमने लिखा R3 से। R3 कुल मिला के कितने प्रतिरोध हैं? अगर एक प्रतिरोध है उसकी दूसरी भुजा को अगले प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ दें, इसी प्रकार से हम कितने भी प्रतिरोधों को जोड़ दें तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। और अंत में पहले प्रतिरोध की पहली भुजा और अंतिम प्रतिरोध की दूसरी भुजा के साथ में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, साथ में कुंजी लगा देते हैं। अब माना कि ये दो बिंदु हैं ए और बी, फिर दो बिंदु हैं बी और सी, और फिर दो बिंदु हैं सी और डी। ए और बी के बीच का विभवांतर मान लीजिए V1 है। विभवांतर याद रखो, विभव में अंतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होता है और वो दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच का विभवांतर V1। इसी प्रकार से बी और सी के बीच का विभवांतर बेटे सपोज करो V2 है, और सी और डी के बीच का विभवांतर सपोज करो V3 है। कुंजी को हम चालू करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होती है I। अब धारा I सबसे पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होगी, उसके बाद R2 में होगी, उसके बाद R3 में होगी। लेकिन हम जब यही बात करते हैं समांतर क्रम में तो उसका भी डायग्राम मैं आपको साथ में क्लियर कर देता हूं, ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक साथ क्लियर हो जाती है। समांतर क्रम में कैसे करते हैं संयोजन? एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, इनको हमने इस तरह से जोड़ा है कि सभी प्रतिरोधों की पहली भुजा एक बिंदु से जोड़े और माना कि वह बिंदु ए है। इसी प्रकार से सभी प्रतिरोधों की दूसरी भुजा को हमने दूसरे बिंदु जिसको बी कहा है से जोड़ दिया। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3, और इनके बीच में ए और बी के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी। जैसे ही हम बैटरी की कुंजी को चालू करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। उसके पहले आपको दो बातें समझना है कि इनका विभवांतर कितना होगा और धारा का क्या होगा। प्रतिरोध अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर R1, R2, R3 है, ये बेटा R हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बट विभव इक्वल हो या ना हो ये डिपेंड करेगा कि कैसा परिपथ है। अगर यहाँ बात करें तो चूंकि सभी प्रतिरोधों की एक भुजा बिंदु ए से जोड़ी गई है, सभी प्रतिरोधों की दूसरी भुजा बिंदु बी से जोड़ी गई है, अर्थात इनके बीच का विभवांतर बराबर होगा ठीक ए और बी के बीच के विभवांतर के, क्योंकि सिर्फ इसमें दो ही बिंदु हैं ए और बी। यहाँ पर बिंदु अलग अलग है, R1 के लिए बिंदु ए और बी है, R2 के लिए बिंदु बी और सी है, R3 के लिए बिंदु सी और डी है। तो यहाँ तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा। लेकिन बेटे यहाँ सभी प्रतिरोध दो बिंदु ए और बी के बीच में जोड़े गए हैं, इसलिए इनके बीच का जो विभवांतर है वो समान होगा, और वो कितना है माना कि v है। लेकिन जैसे ही कुंजी को चालू करेंगे आप तो विद्युत धारा I यहाँ से बेटा तीन रास्ते हैं। कुछ धारा R1 की तरफ चलेगी, कुछ धारा R2 की तरफ चलेगी, और उसमें से कुछ धारा R3 की तरफ चलेगी। मतलब करंट है ना डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3 में। ओके, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर विभव बढ़ गया है और दूसरे में यानी कि समांतर क्रम में धारा का विभाजन हुआ है। In first condition it is called series combination and it is parallel combination. In series combination potential difference are different but current is equal, and in parallel combination current are different but potential are same because all resistance are connected between 2 point A and B. अब इसी बेसिस पे बेटे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और फाइनल इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चूंकि हम इनका परिणामी विभवांतर की बात करते हैं तो A और D के बीच का विभवांतर माना कि V है, तो क्या V तीन भागों में बढ़ जाएगा। V बराबर होगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से हम इसके सूत्र की बात करेंगे। सूत्र की शुरुआत कहाँ से करेंगे? जिस राशि का विभाजन हुआ है, किसका विभाजन हुआ? विभव का। और इस फार्मूले में विभाजन किसका हुआ? करंट का। तो हम बात करेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करेंगे। दोनों का चित्र हमने साथ में बना लिया। यहाँ पर विभव का विभाजन हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ है, और सेकंड कंडीशन में करंट यानी कि विद्युत धारा डिवाइड हुई। तो आप स्टार्ट करेंगे I बराबर
I1 प्लस I2 प्लस I3 से यहाँ स्टार्ट करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से। अब हम एक एक करके दोनों के सूत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं। श्रेणी क्रम में परिणामी विभवांतर कितना होगा। अब आपको याद है ओम का नियम अप्लाई करो। ओम का नियम आपको मालूम, ओम का नियम है बेटे V बराबर होता है IR। तो इस सूत्र की मदद से हमें मान निकालना है, एक बार V1 का, एक बार V2 का, एक बार V3 का। तो पहले V1 का मान निकालेंगे। क्योंकि सभी में धारा समान है इसलिए I1 नहीं आएगा, केवल I आएगा, IR1। V2 का मान होगा IR2 एंड V3 का मान होगा IR3। ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो V बराबर हो जाएगा बेटा IR1 प्लस IR2 प्लस IR। अब इसमें से I कॉमन ले लीजिए तो देन बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब चूंकि प्रतिरोध हमारे पास 3 है, 3 प्रतिरोध है लेकिन इनको जोड़कर एक बनाया गया है। हमने 3 प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन फाइंड किया है और अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, लेकिन जब इनको हम जोड़ेंगे तो एक प्रतिरोध कहलाएगा, परिणामी प्रतिरोध कहलाएगा और माना कि वो R है। तो यदि संयोजन का प्रतिरोध सपोज करो R है, संयोजन का प्रतिरोध R है, श्रेणी को हम सीरीज कहते हैं तो हम चाहे तो यहाँ S का भी प्रयोग कर सकते हैं, RS का प्रयोग कर सकते हैं। संयोजन का प्रतिरोध RS है तो एक बार पुनः ओम का नियम लगा लीजिए, पुनः ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बेटा IR होता है। अब इस सूत्र में भी हम परिवर्तन करें, V की जगह V रहेगा, I की जगह I, लेकिन R की जगह हम बात कर रहे हैं किसकी, RS की बात कर रहे हैं और ये समीकरण नंबर 3 हो जाता है। समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, जहां V लिखा हुआ है वहां पर हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, वहां हम लिख देंगे I इंटू RS। समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 में ये मान रख दीजिए I RS बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। देन I से I कैंसिल हो जाएगा, अर्थात श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है, संयोजन का प्रतिरोध है, वो कितना होगा, जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का प्रतिरोध है 2, यहाँ का है 4, यहाँ का है 6, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 6 12, टोटल 12 हो जाएगा। कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से ये हमने अभी सॉल्व किया बेटा श्रेणी क्रम में, और इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको समांतर क्रम में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। अब बच्चों हम समांतर क्रम का सूत्र स्थापित करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि शुरुआत कहां से करेंगे, जिस राशि का विभाजन हुआ है। तो विभाजन किस राशि का हुआ है, विद्युत धारा 3 भागों में बढ़ जाती है। अतः आप शुरुआत करेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से, समीकरण नंबर 1। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने का तरीका दोनों का एक जैसा है, चाहे श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो। श्रेणी क्रम में क्या तरीका था, ओम का नियम आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ओम का नियम लगा दीजिए, ओम का नियम होता है V बराबर IR, और इसकी मदद लेते हैं तो से लिखेंगे। अब I बराबर आएगा बेटा V बटे R आएगा। अब चूंकि हमें मान चाहिए I1 का, तो I1 का मान निकालो, कैसे निकलेगा I का मान, I1 V, क्योंकि विभवांतर सभी का समान है लेकिन प्रतिरोध हमने अलग अलग लिया है, तो V बटे हो जाएगा R1। इसी प्रकार से I2 का मान हो जाएगा V बटे R2, और I3 का मान हो जाएगा बेटा V बटे R3। अब ये तीनों मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में सभी के मान रख देंगे, तो I बराबर I1 का मान V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। अब इसमें से V कॉमन ले लीजिए, तो देन बचेगा क्या, 1 बटे R1, 1 बटे R2 एंड 1 बटे R3। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन तीनों को जोड़कर हमने क्या बनाया है, एक प्रतिरोध बनाया है, तो तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। और तुल्य प्रतिरोध का मान लीजिए, यदि तुल्य प्रतिरोध R की जगह, चूंकि समांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, तो यहाँ P लगा दीजिए। यदि तुल्य प्रतिरोध RP है, यानी कि संयोजन का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध से मतलब क्या है, संयोजन का प्रतिरोध। यदि RP है तो पुनः ओम का नियम लगाइए, पुनः ओम का नियम कहता है V बराबर IR।
सो देन यहाँ हो जाएगा v बराबर आई और बेटे r की जगह हम प्रयोग करेंगे rp का। अब हम यहाँ से इस समीकरण में आप या तो v का मान रख दें डायरेक्ट, या तो v का मान रख दें, या एक तरीका और है कि हम v को इसके अपॉन में ले आए, तीनों गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो i अपॉन v हो जाएगा और इधर बचेगा केवल 1/r1, 1/r2 और 1/r3। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में आप ये मान रख दें, किसका मान रखना बेटा, v का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 2 में v का मान रखने पर तो रख दीजिए मान v का i बटे और v का मान हो जाएगा i इंटू आर पी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 एंड प्लस 1/, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, अब शेष राशि क्या बची, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। इस तरह से ये हो जाता है बेटा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। इसको शब्दों में व्यक्त करें, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पर R1 का मान 1 रख दें, R2 का मान 2 रख दें, R3 का मान 3 रख दें, तो आप सॉल्व करके देखना जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे से भी कम आएगा। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 1 है, तो आंसर इज लेस देन 1, 1 से कम आएगा। अगर आप इसको 5 लेते हैं, इसको 10 लेते हैं, इसको 15 लेते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 5 से कम आएगा। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, लेकिन समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में जो प्रतिरोध का मान है वो कम होता है, अर्थात जब हम प्रतिरोध का मान अधिक करना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जब प्रतिरोध का मान कम करना हो तो इसे हम जोड़ेंगे बेटे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है और आज जितना भी आपको मैंने अपने वीडियो के द्वारा समझाया है उसको आप लोग प्रिपेयर कर लें और नेक्स्ट वीडियो में जितना पार्ट्स बचा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।